चलिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है एल्बिनिज्म, और एल्बिनिज्म के साथ हम लोग स्किन की बात करेंगे। स्किन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोगों का जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो तो हम डायरेक्टली किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज की स्टडी नहीं कर सकते। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिलॉसफी समझना पड़ती है, और उस फिलॉसफी के बाद में हम लोग जब डीप में जाते हैं तो इतना शानदार हमें समझ में आता है कि कौन सी डिसीजें कैसी है। ठीक है, चलिए एल्बिनिज्म होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, एल्बिनिज्म की जो टर्म होती है दोस्तों, नाम पे मत जाइए, है ना, याद रखना। एल्बिनिज्म का मतलब होता है टिपिकली ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म के नाम से जाना जाता है, OCA, है ना। ओक्यूलो मतलब आइस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, ओक्यूलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अब इनहेरिटेड डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ? इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब हुआ दोस्तों एक ऐसा, है ना, ग्रुप, यानी कोई एक नहीं, कई जेनेटिक म्यूटेशन हो चुके होते हैं, है ना। एक ग्रुप होता है, यहां पर हल्का सा या मिलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन ही नहीं होता, या तो हल्का सा प्रोडक्शन हो रहा है, मिलेनिन पिगमेंट थोड़ा सा बन रहा है, या बिल्कुल ही नहीं बन रहा दोस्तों, है ना। याद रखना मिलेनिन पिगमेंट, है ना, आज हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, है ना। किस टाइप और मिलेनिन का अमाउंट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, वो कहां कहां हो रहा है? स्किन के हेयर में हो रहा है, स्किन में, हेयर में, आईज का कलर, है ना। ये सब डिटर्मिनेशन इसी मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है, और इसी के कारण हम लोग स्पेशली हमारा सेंग्वाइन टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, है ना, मिक्स टेम्परामेंट, इसका डायग्नोस करते हैं। इसीलिए याद रखना दोस्तों,
जब आप इन कलर का डिटर्मिनेशन करते हो तो मिलेनिन ऑप्टिक नर्व के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, याद रखने की जरूरत है। ऑप्टिक नर्व का डेवलपमेंट है ना, अगर आपके बॉडी में ऑप्टिक नर्व का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप दोस्तों, यानी यहाँ पर आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है आंखों में, है ना, याद रखना। यानी कमजोरी कहां पर है, ऑप्टिक नर्व के लेवल पर। मिलेनिन ऑप्टिक नर्व के डेवलपमेंट में जब एक रोल प्ले करता है दोस्तों, तो जितने भी एल्बिनिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनमें हमेशा विजन की प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे एक व्यक्ति बिल्कुल सफेद है ना, बचपन से या डेवलपमेंट पीरियड के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और एकदम से आप देखेंगे पूरा व्हाइट हो गया, है ना। आप देखो उसको धूप में दिखता नहीं, कम दिखता, यानी कि उसको आंखों के लेवल पर विजन की प्रॉब्लम होती है। और एल्बिनिज्म का साइन यूजुअली कैसे व्यक्ति में नजर आएगा दोस्तों, तो उसकी स्किन, हेयर, आई में कलर जो होता है वो यहां पर अपीयर होता है, किंतु कभी कभी डिफरेंट बहुत कम होता है ना। उनका जो डिफरेंट होता है बहुत कम होता है दोस्तों, यानी एल्बुमिन जब एल्बुनिज्म वाले, है ना, ये एल्बुनिज्म वाले जो पेशेंट को आप देखोगे तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, पेशेंट की इफेक्ट जो सेंसिटिव होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है दोस्तों, यानी उसकी जो स्किन होती है ना बहुत हाइपर सेंसिटिव होती है, ये बोल सकते हो आप। इसलिए एक इंक्रीज रिस्क होती है कैंसर की तरफ, स्किन कैंसर की तरफ, है ना। यहां पर एल्बिनिज्म में ज्यादातर लोगों को स्किन कैंसर डेवलप हो जाता है, याद रखना इस बात को। यद्यपि एल्बिनिज्म के जितने भी केस होते हैं एलोपैथ में कोई केयर मौजूद नहीं है दोस्तों, है ना। इस एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति को केवल इलेक्ट्रोमोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ वाले कहते हैं कि हम कुछ हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज स्किन को प्रोटेक्ट करना और आइज को न्यूट्रिशन देकर ट्रीटमेंट करना, विजन को मैक्सिमाइज करना, ये मेन मकसद होता है एल्बिनिज्म के लेवल पर। क्लियरली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका पेशेंट रिकवरी के स्टेज पर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो आपका पहला प्रोटोकॉल क्या सिलेक्ट हो गया, S1 Win1, है ना, याद रखना S1 Win1 और WE, ये मेन प्रोटोकॉल आपका सिलेक्ट हो गया दोस्तों। ये आपको जाना है, जितना नेगेटिव जा सकते हो, टेन पिल्स BDS, है ना, 10-15 दिन 2 बार दो, फिर 1 बार कर दो, फिर चौथे दिन कर दो, फिर सप्ताह में 1 बार कर दो, 15 दिन में, ऐसे 6 मंथ तक आप चले जाओ, आपका पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है और उस कारण को आप कैसे निवारण कर सकते हो, ये चीज यहां बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक डिफेक्ट डेवलप हो रहा है और वो डिफेक्ट कई जीन्स में डेवलप हो रहा है, कई जीन्स, एक जीन्स में नहीं, कई जीन्स में डेवलप हो रहा है दोस्तों। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है मिलेनिन के कारण एल्बिनिज्म को कॉज करता है दोस्तों, है ना, प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए ये डिफेक्ट कहां पर हो रहा है, मिलेनिन प्रोडक्शन के एब्सेंस के परिणाम स्वरूप हो रहा है, यानी यहां मिलेनिन पिगमेंट एब्सेंस है दोस्तों, है ना, या मिलेनिन प्रोडक्शन का अमाउंट बहुत रिड्यूस है दोस्तों, उसके कारण हो रहा है ना। ये जो होता है दोस्तों डिफेक्टिव जोन, जो पर्टिकुलर जीन्स के लेवल पर डेवलप हो रहे हैं, वहां पर पेरेंट्स में पास होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसे चाइल्ड को पास होकर एल्बिनिज्म को कॉज करता है। यानी माँ बाप को है तो डेफिनेटली जब बच्चे में पास होगा तो उसको पहले ही पैदा होते के साथ एल्बिनिज्म होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद रखना, कई जीन्स ऐसे होते हैं, कई प्रोटीन्स को बनाने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है, सेल है, सेल के अंदर आप देखो डीएनए होता है, डीएनए एम ट्रांसक्रिप्शन यानी अपना खुद का mRNA बनाता है, ये मैसेंजर आरएनए यहां से निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल पर वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोवाइड कराता है, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहीं से जेनेटिक म्यूटेशन होता है, और ये वेन1 इसी जगह पर जाकर काम करता है। माइंड करिएगा इस बात को, जब जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है दोस्तों तो याद रखना मिलेनिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, यानी मिलेनिन एक सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है जिसे आप मिलेनोसाइट कहते हो, है ना। यही कारण है दोस्तों हमारी बॉडी में पाया जाता है ना। याद रखना, आप एल्बिनिज्म में देखोगे तो इस जीन में आप देखोगे कि स्किन में, हेयर में, आइस में जो मिलेनिन पिगमेंट पाया जाता है दोस्तों, उसके म्यूटेशन के कारण ये कंडीशन डेवलप हो रही है ना। इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेटिन वहां पर डेवलप होगा डिफिशियंसी, इसीलिए एल्बिनिज्म भी डिफरेंट टाइप का होगा,
है ना, जो इस बात के ऊपर बेस करता है कि जीन म्यूटेशन कहां पर काज हो रहा है दोस्तों, आंखों पे, हेयर पे, स्किन पे, कहां काज हो रहा है। इसीलिए याद रखना, इस डिसऑर्डर को जो कॉज करेगा दोस्तों, ये म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप पूरे तौर पर मिलेनिन का पिगमेंटेशन रुक जाता है ना, मिलेनिन पिगमेंट नहीं कर पाता दोस्तों, और यही कारण है मिलेनिन का सिग्निफिकेंट अमाउंट रिड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। ये एल्बिनिज्म के रूप में सामने आता है ना। अब डायग्नोस कैसे करोगे आप दोस्तों, सिम्टम देख के करोगे ना। हम जब प्लांट पढ़ रहे थे तो प्लांट में हम कह रहे थे, मैंने एक एक सिंगल प्लांट पर आपको बताया था कि इस प्लांट का बिहेवियर ऐसा होता है, ये पेशेंट इस टाइप का होता है, तो एल्बिनिज्म का व्यक्ति कैसे होगा, है ना। आपको याद रखना है, सिम्टम्स भी उसी तरह से मैच करना है जिस प्रकार से ऑर्गन का फंक्शन हो रहा है, ऑर्गन क्या काम कर रहा है। यहां पर आपने कहा कि भाई एल्बिनिज्म डेवलप हो रहा तो हेयर पे हो रहा, स्किन पे हो रहा, आईज पे हो रहा, ये भी ऑर्गन है ना। तो इनकी जो डेवलपमेंट स्टेज है वो डिफेक्टिव है, और इसी कारण से यहां पर एक अब्सेंस हो रहा मिलेनोसाइट पिगमेंट का दोस्तों। और जब मिलेनोसाइट पिगमेंट का अब्सेंट हो रहा तो आपको याद रखना है दोस्तों, हेयर, स्किन या आईज की नॉर्मल जो कलरिंग होता है दोस्तों, वो बहुत लाइटर होती है। एक सामान्य व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति की जो कलरिंग होगी आई की, बहुत ज्यादा लाइटर होती है दोस्तों। यही कारण है स्किन के पेचेस में कलर का अब्सेंस हो जाता है। जो यहां पर स्किन के पेचेस होते हैं, उस स्किन के पेचेस में कलर का एब्सेंस हो जाता है दोस्तों। यही कारण जो कलर का एब्सेंस हो रहा है ना, तो एल्बिनिज्म के साथ, है ना, विजन जो प्रॉब्लम्स होती है, उस विजन प्रॉब्लम के साथ ये उत्पन्न होता है दोस्तों, उसमें शामिल होता है ना। कैसे, आपने कभी देखा है, जब हम आइस पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बाद में आइस पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर स्पेशल सेंसेस पढ़ते हैं हम, है ना। वहां बताऊंगा स्ट्रेसबिस्मस क्या होता है, क्रॉस डाइस, है ना, स्ट्रेसबिस्मस बोलते हैं क्रॉस डाई। दूसरा होता है फोटोफोबिया, लाइट की सेंसिटिविटी होती है दोस्तों, उसे फोटोफोबिया बोलता है, ठीक है। निस्टेगमस होता है इनवॉलेंटरी रैपिड आई मूवमेंट, आंखें घूम रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप ऐसे पकड़ रहे हो तो आपकी आंखें वहां पर रुक रही है, दैट इज कॉल्ड निस्टेगमस, है ना। इंपेयर्ड विजन या ब्लाइंडनेस, आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा, या फिर आपको विजन थोड़ा सा लाइट हो गया है ना। स्टिग्मेटिज्म, जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, याद रखना दोस्तों। ये सभी चीज मैं पढ़ाऊंगा आइस के लेवल पर, अभी नहीं बताऊंगा। ये सब एल्बिनिज्म के कारण डेवलप होता है, ठीक है, याद रखना। आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, आपको बहुत इजीली डायग्नोस्टिकल चाहिए तो आप एल्बिनिज्म को डायग्नोस करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट माध्यम जेनेटिक टेस्टिंग होता है दोस्तों। यानी एल्बिनिज्म से रिलेटेड जो डिफेक्टिव जीन से उनको डिटेक्ट करना है, इसीलिए आप सीधे कहिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, या आप खुद लेकर जाइए। अगर आप नहीं लेके गए ना, तो क्या होता है कि वो आई स्पेशलिस्ट खुद ही रख लेगा पेशेंट, भले आपने रेफर किया, अरे उसके पास ट्रीटमेंट नहीं है, मैं करता हूँ ट्रीटमेंट, जबकि उसके पास कुछ नहीं, है ना। याद रखना, ये होता है हमारे साथ, है ना। इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कंडीशन में। आप किसी भी पर्टिकुलर आई स्पेशलिस्ट के पास भेजिए और उसे कहिए आपको इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम टेस्ट करना है। इस टेस्ट में लाइट सेंसिटिव सेल के रिस्पांस को मेजर किया जाता है कि आपकी आंखों में कितना रिस्पांस डेवलप कर रही है ना, जिससे आई प्रॉब्लम के साथ एल्बिनिज्म को डिटेक्ट किया जा सके और पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, और इस सिंपल चीज को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारा प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे, याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा है ना, और बार बार कह रहा हूं, यहां पर जेनेटिक डिफेक्ट है तो सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया हमने, है ना। दूसरी बात, जब आप एल्बिनिज्म पे काम करते हो तो यहां पर लीवर ड्रॉप का बहुत बड़ा महत्व है ना। लीवर ड्रॉप को यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, D5 में देना है, और स्पेशली इसको फ्रीक्वेंटली देना है, यानी 4 से 6 टाइम देना है आपको लीवर ड्रॉप को। तो जितना लीवर को प्रोटेक्ट करोगे उतनी तेजी से मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोटेक्ट होगी। तो मेटाबॉलिज्म तो सेल में भी होता है, टिश्यू में भी होता है, ऑर्गन में भी होता है ना। तो आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रमोट करोगे और ये जेनेटिक म्यूटेशन को वहां पर बहुत तेजी के साथ सबसाइड कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालिए और बॉडी में बहुत तेजी के साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, ये आपने कर दिया, है ना। आफ्टर फूड ये चला दीजिए, ये बिफोर फूड, ये आफ्टर फूड चला दीजिए दोस्तों। बहुत तेजी के साथ आप वहां पर उस पूरी प्रोसेस को रीजनरेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तीसरी बात,
यहां पर आंखों को न्यूट्रिशन देना बहुत नेसेसरी है। अब आंखों को न्यूट्रिशन देना है, बहुत अच्छा तरीका है, S12, A3, C1, F1, L1, B, D3 या D4, बहुत अच्छी तरीके से ये वहां पर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपने रोगों के अनुसार पूरा प्रोटोकॉल तैयार कर लिया, बट यू मिस समथिंग। आप कुछ मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो भाई? है ना, आप मिस कर रहे हो जो स्क्रीन में आज चैप्टर में खोलूंगा वो वहां पर समझना। इसीलिए मैं कहा मुझे आप ये मत बताओ ये करना वो करना। अभी से लोग लिखने लग गए, सर ये डिसीज बता दो, ये डिसीज बता दो, ये पढ़ा दो, वो मत बताइए। मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को जब इधर पर्टिकुलर लेक्चर उसी से जुड़ो और उसी से जुड़ी डिसीज हो तो दिमाग में फिट हो जाती है ना, याद रखना। अब यहां पर क्या मिस कर दिया? यहां पर मिस कर दिया कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है ना, और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दो चीज को बैलेंस करना है, लीवर को, एक किडनी को, है ना। दूसरा आपको बैलेंस करना पूरी बॉडी के सिस्टम को। तो आपके पास दो प्रोटोकॉल है दोस्तों, मल्टीविटामिन 1, अल्टरनेट मल्टीविटामिन, दिन में 3 टाइम अल्टरनेट करके दे दो, बिफोर मील एंड आफ्टर मील। सिंथेसिस सेकंड प्लस WE, S5, C5, F1, S6, C6, RE। आपने क्या कर दिया? आपको याद रखना है, मिलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, पर्टिकुलर किडनी से भी बनता है एंड्रोजन्स के लेवल पर, है ना। पढ़ेंगे हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा। और ये पूरी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है उसे दूर करना है। विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D, जितने भी विटामिन होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। ये आपकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो आपके बॉडी को डेवलप करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें एक्टिव करने की जरूरत होती है। तो जब आप न्यूट्रिशन डालोगे, उनको एक्टिव करोगे, जब भी तो आपका पूरा बॉडी डेवलप होगा ना। तो यहां पर ये रोल होता है दोस्तों, और इसीलिए यहां पर सपोर्ट करने की जरूरत होती है S5, है ना। S5 10,000 के डोसेस 3 दे दीजिए और अपना काम चला दीजिए, है ना। ये हर महीने डोज रिड्यूस करना है। आपने पहले महीने में 10,000 दे दिया, दूसरे में अगर आपके पास नहीं है आप 1,000 से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। 500, 200 ऐसे करके रिड्यूस करते जाओ, आप बिल्कुल 100% रिजल्ट लेकर आ जाओगे दोस्तों, 100%, है ना। लेकिन अगर एल्बिनिज्म के पेशेंट को तुरंत रिकवर करना है तो एक एक्सटर्नल भी देना पड़ेगा। A2, F2, S5, C5, WER2, APP और B, D4 R फर्स्ट डायल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि D4 सीधा सुपरफिशियल काम करेगा, और जो फर्स्ट डायल्यूशन है थोड़ा सा डीप में भी जाएगा। इसीलिए इसे लोशन बनाइए, है ना। तिल्ली के तेल में 2 ml ये डालिए, है ना, 2 ml ये डालिए, और 94 ml RS डालिए। टोटल 96 ml हो गया, 96 ml, 4 ml आपको RS डालना है। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और लगाने को कहिए। ठीक है, यानी RS अगर आपको नहीं डालना है, आप 94 ml तिल्ली का तेल डाल लीजिए। ठीक है, और उसमें RS डाल लीजिए 4 ml। ये होगा पूरा 100 ml, स्ट्रोक दे दीजिए, और आप देख लीजिए दोस्तों, इतना सॉलिड रिस्पॉन्स मिलेगा। 2 ml मेडिसिन में आपका पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ये एल्बिनिज्म बहुत इजीली क्यूरेबल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दावे से कहता हूं, मेरे पास 3 पेशेंट आए, 3 में से 2 पेशेंट 90% ठीक हो चुके हैं। ठीक है, एक पेशेंट है वो 2 महीने 3 महीने लेने के बाद गायब है, आज तक नहीं आया, क्योंकि वो बाहर का था, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन 3 पेशेंट मेरे पास आए हैं, 3 में से 2 90% रिकवर हो चुके हैं, है ना। इसलिए बहुत बड़ी बात है, 90%। आंखों का साइड पूरा डेवलप हो गया, ऑप्टिक नर्व पूरा डेवलप हो गया, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रख लेना इस बात को, ठीक है। चलिए, ये था हमारा मेन टॉपिक एल्बिनिज्म का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। कल फिर आऊंगा, एक नई डिसीज के साथ आऊंगा, ठीक है, जो हमारी स्किन से रिलेटेड है। पूरी स्किन को पढ़ने के बाद में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं स्टार्ट कर दूंगा, है ना। एक दिन आपको मैं टोटल जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, साथ में मैं आपको 12 शुस्लर रेमेडी का भी ज्ञान दे दूंगा,
है ना। और साथ में मैं आपको स्पेशल जो है हमारा जो बेच फ्लावर रेमेडी है उसका भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज डेली में आपको देना चाहता हूं दोस्तों। 10 मिनट उसका, 10-20 मिनट इसका, और बाकी का हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक साथ खाने की चीज नहीं है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें खोल के रखना है ना। हमारे जितने सीनियर लोग हैं, धनश्री मैम है, दीपक सर है ना, और भी कई डॉक्टर्स यहाँ पर सीनियर, हमारे राजा बाबू सर हैं, कई सीनियर डॉक्टर्स हैं जो इस लेवल पर जा चुके हैं कि अब उन्हें किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को परफेक्टली समझ लिया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप पिगमेंटेशन की बात कर रहे हो, जैसे हमने एल्बोनिज्म के लेवल को देखा है ना, स्किन में जो पिगमेंटेशन होता है ना वो दो तरह से होता है। एक स्किन का पिगमेंटेशन मेलेनिन पिगमेंट के कारण होता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन के मौजूद दूसरा कारण होता है दोस्तों। यानी स्किन के सेल में एक ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है दोस्तों, जिसको आप मेलेनिन कह रहे हो, है ना, जो कि स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप यहां पर मिलेनोसाइट के सिंथेसिस को देख रहे हैं तो इस एपिडर्मिस की जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है या स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है, उसमें मेनली ये प्रेजेंट रहता है, और सिंथेसिस हो गया उसके बाद ये वहां पर अन्य सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, है ना, याद रख लेना इस बात को। ये जब आप कंडीशन देखते हो तो आपको ये सारी चीजें मैं कल भी बता चुका हूं, है ना। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि मेलेनिन पिगमेंट, जब ब्लड मेलेनिन पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप धूप में जाते हो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, आप घर में रहते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाते हो। मैं ये भी बता चुका हूं कि ब्लड में पेल कलर होता है, पिंक कलर होता है। पेल होगा मतलब हीमोग्लोबिन कम, पिंक कलर हुआ हीमोग्लोबिन ज्यादा, लेकिन अगर साइनोस कलर हो गया तो, अर्थात ब्लूइश स्किन हो गया तो याद रखना एचबी का एक्सेस अमाउंट वहां पर रिड्यूस हो चुका है, उसके कारण कॉज हो रहा है। ठीक है, ये हमने कल क्लियर कर लिया था, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्लैंड्स ऑफ स्किन। क्या आप किसी भी स्किन के फंक्शंस में उस ग्लैंड के फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, यू कैन क्योर इट। क्यों? क्योंकि अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी पसीना क्यों निकाल रही है ना। बॉडी हमेशा होम्योस्टेसिस में काम करती है, बैलेंस स्टेट में काम करती है, लेकिन अगर हाइपर या हाइपो कंडीशन आ रही है मतलब देयर में बी समथिंग गोइंग रॉन्ग। आपके बॉडी में कुछ मैनेजमेंट ऐसा हो रहा है, मान लो हाइपर मैनेजमेंट हो रहा है, तो आपकी बॉडी को दोस्तों समझ लीजिए कि वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ना। बॉइल्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही ना। तो आपको याद रखना है सीबेसियस ग्लैंड, याद रखना दोस्तों, स्किन में दो टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है। आपको ये दोनों के फंक्शन पता होना चाहिए, दोनों क्लियर होता है इलेक्ट्रोमोपैथ से, दोनों के फंक्शन जो हाइपर और हाइपो होता है क्यूर होता है, बिकॉज सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड जब निकालती है तो चिकनाई के साथ निकालती है सिक्रेशन, और जो स्वीट ग्लैंड निकालती है वो पसीने के रूप में निकालती है दोस्तों, है ना। याद रखना सीबेसियस ग्लैंड एक सिंपल या ब्रांच डेवलपर या एल्वियोलर ग्लैंड्स होती है दोस्तों, है ना। सिंपल होगी या ब्रांच ग्लैंड होती है दोस्तों। स्किन के डर्मिस में सिचुएटेड होती है, माइंड कीजिएगा, स्किन की डर्मिस में सिचुएटेड होती है सीबेसियस ग्लैंड। यानी किसी को अगर पसीना आएगा तो S3C3 नहीं होगा, प्रोटोकॉल क्लियर कर लीजिएगा आप, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्लैंड्स पर S2C2 का बहुत बड़ा रोल है ना। याद रख लेना, ग्लैंड्स पर S2C2 का बहुत बड़ा रोल है। यदि वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया तब S3C3 का प्रयोग करना है आपको, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो सीबेसियस ग्लैंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि एक्ने कल का टॉपिक है। एक्ने कल का स्पेशल टॉपिक है, एक्ने। ठीक है, तो एक एक चीज हम क्लियर करते जाएंगे, बिकॉज वो सीबेसियस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कल एक्ने लेंगे। याद रखना दोस्तों, जब आप सीबेसियस ग्लैंड को देख रहे हो तो एक ओवाइड शेप की होती है दोस्तों। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये सीबेसियस ग्लैंड है, और ये सीबेसियस ग्लैंड अपना पूरा डिस्चार्ज हेयर फॉलिकल्स के लेवल पर डाल रही है। ठीक है, ये सीबेसियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स के लेवल पर पूरा डिस्चार्ज अपना डाल रही है।
अब अगर ये डिस्चार्ज पूरा वहां डाल रही है तो दोस्तों हेयर के जो स्काल्प होता है यहीं से बाहर निकलेगा, है ना। याद रखना इस बात को, ये ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल से डेवलप होती है ना। इसीलिए सीबेसियस ग्लैंड थिक स्किन पर एब्सेंट होती है। आप देखो यहां नहीं है ना। जो मोटी स्किन की परत होती है वहां डेवलप नहीं होती है दोस्तों। वहां पर जहां हेयर फॉलिकल्स नहीं पाए जाते हैं वहां सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती दोस्तों, है ना। प्रत्येक ग्लैंड कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के द्वारा कवर्ड रहती है। जो कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज है। इस कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा यहाँ पर कवर्ड रहता है। और आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, है ना, ग्लैंड की एल्वेलाई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स के द्वारा लाइन होती है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स के द्वारा वहां पर लाइन रहती है। और यही कारण है दोस्तों, सीबेसियस ग्लैंड एक डक्ट के माध्यम से, है ना, सीबेसियस ग्लैंड एक डक्ट के माध्यम से हेयर फॉलिकल की जो नेक होती है उस नेक में जाकर ओपन होती है ना। याद रखना, इसी वजह से आप जब पर्टिकुलर हेयर फॉलिकल्स पे जाते हो आप देखते हो कि भाई गंजापन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेयर फॉलिकल्स वहां पर डैंड्रफ के वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से पूरा का पूरा स्पॉट निकल गया, तो आपको सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन को पावरफुल बनाना है ताकि किसी भी प्रकार का फंगीसाइडल हो या किसी प्रकार का बैक्टीरियासाइडल हो या किसी प्रकार का वहां वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है उसको बाहर निकाल दे, है ना। इसलिए याद रखना है दोस्तों, ग्लैंड की एल्वेलाई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स के द्वारा लाइन होती है, इसको मजबूत करना है ना। सीबेसियस ग्लैंड यानी यहां पर स्काल्प पे S3 का C3 का बहुत जबरदस्त रोल है दोस्तों, है ना। लेकिन एलोपेशिया में S5 C5 भी बहुत अच्छा काम करता है। सीबेसियस ग्लैंड एक डक्ट के माध्यम से हेयर फॉलिकल्स की नेक में ओपन होती है। कुछ एरिया में जैसे कि आप देखिए फेस, लिप्स, निप्पल, ग्लांस पेनिस और लेबिया माइनोरा में सीबेसियस ग्लैंड डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन होती है ना। याद रख लेना इस बात को। यहां पर हेयर फॉलिकल्स का रोल नहीं है लेकिन चिकनाई का बहुत जबरदस्त रोल है। बगैर चिकनाई के यहां पर कोई काम नहीं होगा दोस्तों, है ना। जैसे फेस के लेवल पर, है ना, लिप्स के लेवल पर, निप्पल के लेवल पर ब्रेस्ट में, ग्लांस पेनिस यानी पेनिस के लेवल पर जेंट्स में, और लेबिया माइनोरा के लेवल पर फीमेल में, है ना। सीबेसियस ग्लैंड डायरेक्टली एक्सटीरियर में ओपन होती है, बाहर ओपन होती है दोस्तों। यही कारण है जब आप टेबल प्रैक्टिस में परफॉर्म करेंगे दोस्तों तो आपको याद रखने की जरूरत है कि सीबेसियस ग्लैंड है तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको क्या करना है। यहाँ पर हमको तो प्रोटोकॉल देना है। भाई प्रोटोकॉल देना तो पहले आपको सीबम के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। आप जब किसी डिसीज का ट्रीटमेंट करोगे तो किस तरह से करोगे, है ना। आपको उस ग्लैंड के सीबम का जानना है कि भाई इससे जो सिक्रेशन निकल रहा है उसको आप सीबम कह रहे हो, है ना। सीबेसियस ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस को सिक्रेट करती है जिसे आप सीबम कहते हो, है ना। याद रखना इस बात को। सीबम एल्वुलर सेल्स के जो लिक्विफिकेशन होती है उस लिक्विफिकेशन के द्वारा फॉर्म्ड होती है दोस्तों। और यही कारण है डक्ट्स के वाया हेयर फॉलिकल्स में या डायरेक्टली एक्सटीरियर में बाहर की तरफ पावर्ड आउट होती है, बाहर निकलती है, एक्सप्रेड होती है दोस्तों बाहर की तरफ। यही कारण है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है हेयर फॉलिकल्स में आया और डक्ट के माध्यम से बाहर गया, है ना। हेयर फॉलिकल्स को जिंदा रखना है इसलिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है दोस्तों, है ना। याद रखना हेयर फॉलिकल्स के सारे फंक्शंस इसी ग्लैंड के माध्यम से परफॉर्म होते हैं। अगर ये वहां से खराब हो गई तो क्या होगा, है ना। क्लियर इंडिकेशन है अगर वहां पर किसी भी प्रकार से अगर इस ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया तो क्या हेयर फॉलिकल्स का फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका हेयर फॉलिकल्स अगर वहां पर डैमेज हो गया या सीबेसियस ग्लैंड ब्लॉक हो गई, है ना, उस सीबम को सीक्रेट नहीं कर रही, क्या वहां पर आपके हेयर में मॉइस्चर आएगा, नहीं आएगा। आपके हेयर को न्यूट्रिशन मिलेगा, कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यही कारण है आज के समय में एलोपेशिया डेवलप हो गया है, ठीक है। बिकॉज सीबम का जो कंपोजिशन होता है उसको देखिए, सीबम में पैराफिन पाया जाता है। अब आप सोचो पैराफिन, आपका पांव फटता है तो आप क्या करते हो, पैराफिन वैसलीन लगा देते हो ना। आप देखते हो कितनी जल्दी ठीक होता है ना। याद रखना पैराफिन पाया जाता है, फ्री फैटी एसिड पाया जाता है। जो आपके बॉडी में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है उसमें से जो बॉडी में यूज होता है तो वो यूज हो जाता है, जो बचता है वो फ्री फैटी एसिड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसमें से आपके सीबम में भी फ्री फैटी एसिड होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है ना। आपका स्पेशल अगर आप देखें स्वेक्योलिन होता है, स्टीरॉल्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, ये सब के सब आपकी स्किन में पाए जाते हैं। और स्किन में पाए जाने के कारण दोस्तों आपको याद रखना है ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव फ्रेमवर्क तैयार करता है आपकी स्किन के लिए।
और इसी वजह से डायरेक्ट अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप मान लो कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंसेस हो चुका है, उसकी होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो गई। आपको केवल होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, ना बढ़ाना ना घटाना, है ना। इसीलिए जब आपको सीबम का इतना कंपोजिशन पता लगा कि इसमें ये चीज होता है, चिकनाई की सारी चीजें मौजूद होती है दोस्तों, इसीलिए तो आपके हेयर शाइन करते हैं, है ना। लेकिन अगर ड्राइनेस हो गई तो आप देखो ईचिंग आ रही है, बाल आपके हाथ में आ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा, आप देखो बाल हाथ में आ रहे हैं। आपको कहाँ काम करना है, आपको सीबम पे काम करना है ना। याद रखना सीबम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको और मुझे पता होना चाहिए। सीबम में पाया जाने वाला फ्री फैटी एसिड क्या काम कर रहा है, आप इस फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रिशन दे दो ना। अगर आपको कहना है कि भाई ये जो सीबम का फ्री फैटी एसिड है, इसका काम होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एक्शन, समझ रहे हो आप, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एक्शन। और इसीलिए सीबम बैक्टीरिया या फंगाई के द्वारा होने वाली स्किन की जितनी भी इंफेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। हमें यही तो सीखना है यार, करना क्या है, प्रोटोकॉल तो सब है हमारे पास, है ना। आप यहां पर स्किन के लेवल पर सीबम के सिक्रेशन को बढ़ाइए, सीबम को न्यूट्रिशन दीजिए। अब न्यूट्रिशन देना तो सीधे D4 में दीजिए ना, बैलेंस करना तो D5 में दीजिए। अगर आपको लगता है फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डीप में है, पावरफुल है, आप सीधा 10th में चले जाइए। आप देखिए 10th से रिड्यूस करके आ जाइए, फंगस फटाफट गायब होगा और साथ में फिर बैक्टीरिया और फंगस जो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक्जिमा हो रहा है, सारा छूमंतर हो जाएगा। लेकिन हमें पता हो तब ना, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जो सीबम का लिपिड होता है ना, सीबम का जो लिपिड नेचर होता है स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ऑयली रखता है हमेशा, है ना। आप देखो ऑयली होता है ना। जब आप डेवलपमेंटल स्टेज में होते हो, एक चिल्ड्रन से एक यंग एडल्ट के लेवल पर 12 साल तक आते हो, तब आपको सीबम का सिक्रेशन नहीं होता, न के बराबर होता है। लेकिन जैसे आप एडल्टहुड में डेवलपमेंट प्रवेश करते हो, जब आपकी पूरी बॉडी में सीबम ग्लैंड, सीबेसिस ग्लैंड एक्ट होती है, तब आप देखो कितना आपको बॉडी में ऑयल आना लगता है ना। याद रखना ये ड्राइनेस के द्वारा काज होने वाले इंजुरी और याद रखना अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन से स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है लिपिड, है ना। ड्राइनेस नहीं आने देता, और साथ में डिस्क्रिमिनेशन मतलब स्किन का निकल जाना, इससे प्रिवेंट करने का गुण आपका इस लिपिड नेचर में होता है दोस्तों। इसलिए याद रखना सीबम का लिपिड बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, कोल्ड क्लाइमेट में पर्टिकुलरली बहुत यूजफुल होता है। अर्थात जब आप ठंडे वातावरण में जाते हो, स्किन का आप हेयर देखते हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना। और ये स्ट्रेट होकर क्या काम करता है, ये लिपिड वहां एक लेयर बना देता है जिससे आपकी बॉडी की हीट वातावरण में नहीं जाती। याद रखना इस बात को, ये 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। ऐसे तो बहुत है लेकिन वो इतने काम के नहीं है, जब टाइम आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये स्किन का फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है स्किन का, ठीक है, याद रखना दोस्तों। लेकिन ये 3 मेन काम आपको समझना है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां इन्हीं 3 काम में फेलियर के वजह से होती है, 90 से 95% डिसीज इन 3 कारणों से होती है दोस्तों, है ना। याद रखना जब आप यहां पर स्ट्रक्चरली देख रहे हो तो आप कहते हो कि भाई जब बच्चा डेवलप हुआ तब तो वहां ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी ये प्यूबर्टी के लेवल पर आ गया, और प्यूबर्टी के लेवल पर ग्लैंड जो सीबीसिस ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट हो गई तो बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। आपको क्लियर बता दूं, सीबीसिस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड दोनों अलग होती है ना। सीबीसिस ग्लैंड चिकनाई प्रस्तुत करती है और स्वीट ग्लैंड आपकी बॉडी की गंदगी को प्रस्तुत करती है ना। ये 2 चीज आपको यहां पर याद रखना है। तो सीबीसिस ग्लैंड का एक्टिवेशन हुआ प्यूबर्टी के दौरान। एक प्यूबर्टी के पहले क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, प्यूबर्टी के बाद क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में हो जाती है दोस्तों। तो प्यूबर्टी के समय ये ग्लैंड्स मेल्स और फीमेल दोनों में सेक्स हार्मोन के द्वारा एक्टिवेटेड होती है। याद रखना आपके बॉडी में सारी चीज इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अगर किसी को पसीना कम आ रहा है, आप समझ लेना, है ना, पसीना कम आ रहा तो क्यों आ रहा, है ना, सेक्स हार्मोन्स अगर किसी को रिड्यूस हो रहे हैं तो उसके वजह से हो रहा है ना। तो सेक्स हार्मोन के द्वारा मेल और फीमेल में यहां पर जैसे प्यूबर्टी डेवलप हो रही है, यहां पर सीबेसिस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और उसी के कारण पसीना आना यानी चिकनाई डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और प्यूबर्टी के टाइम पर दोस्तों पर्टिकुलरली मेल्स में सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन में इंक्रीज होने के कारण स्पेशली डिहाइड्रो एपिएंड्रियोस्ट्रॉन, याद रखना दोस्तों,
ये हार्मोन डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन से सीबीएस ग्लैंड अचानक स्टिमुलेट होना शुरू करती है। इसी के कारण फेस पर एक्ने का डेवलपमेंट होता है। माइंड इट, है ना, इसी कारण से एक्ने का डेवलपमेंट होता है ना। अब एक्ने का डेवलपमेंट हो रहा है भाई, ये कारण है, तो आपको क्या करना है बताइए, क्या करना है आपको, है ना। आपको करना है, मैं कल जो एक्ने का टॉपिक लूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि यहां पर एक्ने के लेवल पर जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो लोकल ट्रीटमेंट अलग होता है और जनरल ट्रीटमेंट अलग होता है ना। लोकल ट्रीटमेंट क्या और जनरल ट्रीटमेंट क्या आपको बताऊंगा। यहां पर हाई पोटेंसी की एक मेडिसिन इस ग्लैंड के सीबीएस ग्लैंड के सिक्रेशन को कम करती है, वो 200 डाइल्यूशन में देना है, और बाकी के जितनी भी मेडिसिन होगी आपके स्किन के सीबीएस ग्लैंड के लेवल पर प्रोटोकॉल चलाना है, जो चिकनाई को लिबरेट करेगी, चिकनाई को होम्योस्टेटिस करेगी, बैलेंस करेगी, और आपको किसी भी प्रकार से एक्ने जो हो रहा है उस कंडीशन को बैलेंस करने का काम करेगी। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप एक्ने पड़ेंगे, स्किन की लोकलाइज इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, याद रखना, जनरलाइज नहीं होती, लोकलाइज इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जो फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर पिंपल के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। अगर फेस पर है तो लोकलाइज, लेकिन अगर बॉडी पे हो रही है तो जनरलाइज होती है। याद रखना दोस्तों, ये सीबीएस ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी के कारण हो रही है ना। यहां पर क्या हो रहा है, सीबीएस ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी है, तो डोज पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव, यहीं से साबित हो गया कि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है। करेक्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है। यही कारण है दोस्तों, एक्ने वल्गेरिस एक्ने का एक कॉमन टाइप होता है ना, जो एडोलसेंस के दौरान, यानी जवानी फूटती है ना, उस एडोलसेंस के कारण ये डेवलप हो रहा है दोस्तों। और यही कारण है एक्ने कुछ सालों में हार्मोन का, जब आपकी बॉडी उस टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजन्स का जब वहां पर बन रहा है, उसका एडॉप्टेशन हो जाए, आपकी बॉडी में एडॉप्ट हो गया दोस्तों, है ना, उस एडॉप्टेशन के बाद में ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है दोस्तों, है ना। जब सीबीएस ग्लैंड एडॉप्टेड हो जाएगी सेक्स हार्मोन के द्वारा, बहुत आसानी से आपको एक्ने चले जाएगा, है ना। लेकिन याद रखिए, आजकल तो अभी 35 40 40 के लड़कियां लड़के भी आ रहे हैं जिनको भी भयंकर एक्ने हो रहे हैं, जवानी से भी ज्यादा एक्ने हो रहे हैं। जानते हो क्यों हो रहे हैं? पेट खराबी, लीवर खराबी, है ना, स्किन के सीबीएस ग्लैंड का ओवर प्रोडक्शन, ओवर स्टिमुलेशन, है ना। आज के समय में ऐसी ऐसी चीजें खाना चालू कर दी जाती है जो बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस करती है। अभी कोई भी हीट प्रोड्यूसिंग चीज आप लेंगे, डेफिनेटली देख लीजिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी एक्ने की, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट सीबीएस ग्लैंड। जितना शॉर्ट एंड स्वीट में बता सकता हूं मैंने बताया दोस्तों। आपको सीबीएस ग्लैंड का फंक्शन दिमाग में फिट हो गया होगा, और कल जब एक्ने पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज लेता हूं। आज क्या पढ़ा, इसी के साइड में हमारा पढ़ने के तुरंत बाद उस पर्टिकुलर डिसीज को पढ़ लीजिए, यहां से बाहर निकल जाए तो मुझे बता देना। और अगर ऐसा है तो मेडिकल साइंस सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे बोरिंग मानता हूं मैं, है ना, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां, है ना। अब आपको ये चीज विशेष तौर से याद रखना है, अगर कोई कहता है मुझे चिकनाई ज्यादा सीक्रेट हो रही तो सीबीएस ग्लैंड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर पसीना ज्यादा आ रहा तो आपको याद रखना स्वीट ग्लैंड, यानी पसीने की ग्रंथियां। स्वीट ग्लैंड दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है एक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एपोक्राइन ग्लैंड्स। एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होता है, और डिफरेंट पार्ट्स पर ये एक्राइन और एपोक्राइन सेल्स अलग अलग जगह पर अलग अलग परफॉर्मेंस देती है। दोनों का काम अलग अलग होता है दोस्तों, है ना। जब आप यहां पर इक्राइन ग्लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इक्राइन ग्लैंड्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, पूरी बॉडी में पाई जाएगी दोस्तों, है ना। और यही कारण है थिक स्किन के ऊपर बहुत सी एक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। ये जो थिक स्किन, कई बार आपके पास पेशेंट आते हैं ना, साहब मुझे तो हथेलियों में बहुत पसीना आ रहा, नोट करना माइंड में, मुझे हथेलियों में बहुत पसीना आ रहा, आप समझ जाओ एक्राइन ग्लैंड बहुत ओवर एक्टिव हो गई, है ना। याद रखना, जब आप एक्राइन ग्लैंड के स्ट्रक्चर के लेवल पर जाओगे, एक ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड्स होती है दोस्तों। ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड्स अगर आपको समझना है तो आपको ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये नजर आ रही कॉइल ग्लैंड, ये इस प्रकार से आई और यहां पर इस प्रकार से कॉइल बना लिया इसने, ठीक है। ये कॉइल ग्लैंड होती है, ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर से डेवलप होती है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, जब इसमें देखोगे दो पार्ट पाए जाएंगे, है ना।
एक कॉइल पोर्शन होगा जो डर्मिस में डीपर पार्ट में सिचुएटेड होता है ना, जो कि स्वीट को सिक्रीट करता है। लेकिन आपको विशेष तौर से एक चीज बता दूं, जैसे ठंड होता है तो ये नीचे चली जाती है या ऊपर आ जाती है ना, ऐसे ही फंक्शन आपको गर्मी में भी देखने को मिलेगा। इन ये अपना स्ट्रक्चर अप एंड डाउन करती है, उसी के माध्यम से आपकी बॉडी को हीट और कोल्ड मैकेनिज्म को बैलेंस करने में यही पसीना पार्टिसिपेट करता है। दोस्तों याद रखना इस बात को, ये जो कॉइल्ड पोर्शन होता है डर्मिस में बहुत ज्यादा डीपर पार्ट में सिचुएटेड होता है दोस्तों, जो कि एक स्वीट को लगातार सिक्रेट करता है, पसीने को लगातार पानी जैसा पसीना यहाँ पर सिक्रेट होता रहता है। इस पसीने में बैक्टीरिया नहीं होता, याद रख लेना, इस पसीने में बैक्टीरिया नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा समय तक एक ही कपड़े पहने हो और वही पसीने से भीगा हुआ है, तब वहां बैक्टीरिया, इसमें मौजूद जो खाना होता है उसको खाने के लिए वहां पर बैक्टीरिया आ जाता है, और यही कारण है कि आपका पसीना स्मेल करने लगता है। याद रखना, कभी भी स्वीट ग्लैंड के सिक्रेशन में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, क्योंकि बैक्टीरिया वो सिक्रेट नहीं करती। लेकिन आपके बॉडी में ऊपर एक्सटर्नली अगर बैक्टीरिया डेवलप है, वो वहां खाने के लिए कलेक्ट हो जाएगा, आपका पसीना वहां पर गड़बड़ हो जाएगा और आपका स्मेल करने लग जाएगा पसीना। ठीक है, एक एडल्ट पोर्शन जो कि डर्मिस और एपिडर्मिस के माध्यम से पास होता है दोस्तों, वो डक्ट पोर्शन के रूप में होता है ना। इनके बीच में आप जब देखोगे यहां से ऊपर की तरफ आए तो ये डक्ट पोर्शन है जो ऊपर की तरफ स्किन पे जा रहा है, डर्मिस से एपिडर्मिस के लेवल पर जा रहा है ना। यही डक्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत एक्टिव रूप में काम करता है दोस्तों। याद रखना, जो एक्राइन ग्लैंड होती है, ये एक्राइन स्वीट ग्लैंड स्वीट पोर के माध्यम से बाहर की तरफ ओपन हो जाती है। ये जो डक्ट ऊपर गई या छोटा छेद है उसके माध्यम से बाहर अपना सिक्रेशन डाल देती है। याद रखना, कोइल्ड पोर्शन कॉलमनर या क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल की जो सिंगल लेयर होती है, उस सिंगल लेयर के द्वारा फॉर्म्ड होता है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये नेचर में सिक्रेटरी होती है, लगातार सिक्रेशन करना इसका गुण होता है ना। यही कारण है दोस्तों, एपिथेलियल सेल्स मायोएपिथेलियल सेल्स के द्वारा इंटरपोज्ड होती है। मसल्स की जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनके द्वारा ये ढकी हुई रहती है दोस्तों, है ना, परस्पर जुड़ी हुई रहती है। ये जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती है, इन सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स को सपोर्ट प्रदान करता है, ये उसको सपोर्ट प्रदान करती है दोस्तों। यही कारण है एक्राइन ग्लैंड की जो डक्ट होती है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की 2 लेयर के द्वारा फॉर्म्ड होती है ना। याद रखना दोस्तों, क्यूबॉइडल सेल्स की एपिथेलियल सेल्स जो होती है ना, उसकी 2 लेयर के द्वारा फॉर्म्ड होती है, और यही काम यहाँ पर होता है क्यूब के रूप में स्टोर करना और सिक्रेट कर देना, स्टोर करना और सिक्रेट कर देना। याद रखना इस चीज को, है ना। जब आप एक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी, जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है, उसको देखोगे दोस्तों, तो याद रखना एक्राइन ग्लैंड बर्थ के समय से लेकर पूरी लाइफ तक फंक्शन करती रहती है। बच्चा जैसे पैदा हुआ वहां से लेकर बुढ़ापे तक बिल्कुल उसका फंक्शन चालू रहेगा दोस्तों। ये ग्लैंड एक क्लियर वाटरी स्वीट को सिक्रेट करती है, पानी जैसा लिक्विड को सिक्रेट करती है दोस्तों। और ये सिक्रेशन टेम्परेचर में इंक्रीज होने पर इमोशनल कंडीशन के दौरान बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। याद रखने की जरूरत है इस चीज को, ठीक है। ये एक्राइन ग्लैंड स्वीट के सिक्रेटिंग के द्वारा, याद रखना, ये जो एक्राइन ग्लैंड्स होती है स्वीट के सिक्रेटिंग के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। आपको ये चीज विशेष तौर से याद रखने की जरूरत है ना। यही कारण है स्वीट में होगा क्या, वाटर होगा, सोडियम क्लोराइड, नमक। आप देखते हो कई बार आपका जो ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का या डार्क कलर का शर्ट होता है और आप जो पसीने में बहुत ज्यादा काम करते हो उसके ऊपर स्पॉट बन जाते हैं व्हाइट कलर के, नमक जैसे, है ना, वो सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आप एक टेस्ट में, आप मतलब अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे ना, तो आप आपके पसीना का टेस्ट और यूरिन का टेस्ट करा लीजिए, दोनों लगभग कंपोजिशन में सेम होता है ना। कंपोजिशन में बिल्कुल सेम होता है, यूरिन और आपका पसीना बिल्कुल सेम होता है दोस्तों, बिकॉज इनके जो कैरेक्टर होते हैं सेम होता है। ये बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है, ये स्वीट ग्लैंड भी वही करती है दोस्तों। ये सबसे पास का रास्ता होता है जहां से जितना मटेरियल हो यूरिया का, लैक्टिक एसिड का, इनको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो याद रखना, जो एक्राइन ग्लैंड्स होती है स्वीट के सिक्रेटिंग के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को जब रेगुलेट करती है, तो आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, गर्मी में देखो पसीना बढ़ जाता है ना, और ठंड में देखो पसीना घट जाता है ना। यही कारण है दोस्तों, जब आप छोटी छोटी सी चीजों को समझते हैं यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा पैमाना निकल कर आता है ट्रीटमेंट के सिलेक्शन का। कैसे, आपके पास पेशेंट आया, साहब पसीना बहुत आ रहा, खाना खा रहा हूं, देखो टपाटप टपक रहा है ना। जब मैं बैठा हूं तो कुछ नहीं, हवा में बैठा हूं तब भी मुझे पसीना आ रहा है। याद रखना, यहाँ पर आपकी जो स्वीट ग्लैंड है हाइपर एक्टिव है, नेगेटिव चले जाओ, है ना।
एक्सेसिव स्वीट का फार्मूला दे दो। याद रखना दोस्तों, जब भी इक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल करना है, इक्राइन ग्लैंड नर्वस कंट्रोल के माध्यम से तुरंत कंट्रोल होती है। इसे सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फंक्शंस कहते हैं। याद रखना इस बात को। आप जब स्वीट ग्लैंड के लेवल को कंट्रोल करना है, लेकिन इक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करना है, नर्वस सिस्टम क्योंकि हाइपर एक्टिव होती है, सीधा नेगेटिव जाओ ना, नर्वस सिस्टम पे काम कर जाओगे, है ना। जो पोस्ट गैंग्लियनिक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर होते हैं ना, वो यहां पर सप्लाई करते हैं, उसको आप नेगेटिव से कंट्रोल करो, है ना। ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करता है दोस्तों, और जब एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है ना, इस नर्व को स्टिमुलेशन करता है दोस्तों, है ना, और उसी के कारण स्वीट का सिक्रेशन हो रहा, अर्थात एसिटाइल कोलिन ज्यादा बन रहा है, नर्व एंडिंग से बन रहा है, नेगेटिव जाओ, नर्व एंडिंग को मैसेज करो, भाई बस कर ले यार, बहुत हो गया, नेगेटिव कर दो, Y8 कर दो, रिलैक्स हो जाएगा नर्व एंडिंग, आपने तुरंत कवर कर लिया, है ना। ऐसे प्रोटोकॉल सीखो। केवल हाँ भाई एक काम करो, S1 L1 दे दो, काम नहीं करेगा दोस्तों, ये ग्लैंड्स है ना, काम नहीं करेगा। आप भले आप सही काम कर रहे हो, लेकिन आप ब्लड और लिम्फ की बात कर रहे हो, ठीक है आपने कर दिया, टेम्परेरी फर्क हो जाएगा, परमानेंट होगा क्या, नहीं होगा। परमानेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्राइन ग्लैंड पर आपने कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया, है ना। एक्राइन ग्लैंड पर तो S2 या S3 का काम होगा, है ना, आपने वो तो किया ही नहीं, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, प्रोटोकॉल्स अभी मैं जब आपको बताऊंगा एक एक करके, तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे कि एक्सेसिव स्वीट का फार्मूला क्या होता है, सब पीडीएफ में मौजूद है दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज आपको परफॉर्मेंस में दे चुका हूं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये इक्राइन ग्लैंड का पूरा फंक्शन हमने देखा कि स्वीट कैसे निकल रहा है, हाइपर सेंसिटिव होता है, नर्व एंडिंग्स के माध्यम से कंट्रोल हो रहा है। अब एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में कर लो, है ना। जो एपोक्राइन ग्लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहीं पर आपको सब चीज नजर आता है दोस्तों। कैसे, एपोक्राइन ग्लैंड बॉडी में केवल कुछ एरिया में सिचुएटेड होती है, जबकि इक्राइन ग्लैंड बॉडी में ज्यादातर एरिया में सिचुएटेड होती है। ये एक्सिला रीजन, ये प्यूबिस रीजन, है ना, ये एरियोला रीजन ब्रेस्ट के लेवल पर, निप्पल के आसपास जो होता है ना, ये अम्बिलिकल रीजन, ये वो रीजन है जहां पर एपोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, एक्सिला में आपके प्यूबिस लेवल पर, एरियोला रीजन पर और अम्बिलिकल रीजन पर, ये चार मेन रीजन होते हैं जहां पर आपको एपोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों। जब एपोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हो, ये भी ट्यूबुलर कॉइल ग्लैंड्स है दोस्तों, है ना। कोइल पोर्शन बहुत डीप डर्मिस में होता है, बहुत गहराई में होता है दोस्तों, किंतु ये डक्ट हेयर फॉलिकल्स में ओपन हो जाती है ना। जहां सीबीएसएस ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है ना दोस्तों, उसके ठीक ऊपर, जहां सीबीएसएस ग्लैंड ओपन होगी उसके ठीक ऊपर, वहां पर स्वीट ग्लैंड की ओपनिंग होती है। याद रखना दोस्तों, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन आपके हेयर फॉलिकल्स को वापस जिंदा कर सकता है, जिनको एलोपेशिया हो चुका है। याद रख लेना, क्योंकि आप न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, गंदगी भी निकाल रहे हो, और यही कारण है दोस्तों, जब यहां पर आप इस ओपनिंग की बात करोगे तो याद रखना, एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स प्यूबर्टी के समय, याद रखना प्यूबर्टी के समय तक नॉन फंक्शनिंग होती है ना। इक्राइन ग्लैंड तो पैदा होते से जिंदगी की मौत तक वहां पर आपके साथ में है, लेकिन एपोक्राइन ग्लैंड याद रखना, जब आप एडल्ट स्टेज में आते हो तब तक बिल्कुल वहां पर नॉन फंक्शनिंग होती है, और जैसे प्यूबर्टी के लेवल पर आते हो उसी समय फंक्शनिंग करना शुरू करती है दोस्तों, है ना। ओल्ड एज में इस ग्लैंड का फिर से फंक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ा, आपका एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ गया, जैसे जैसे इनका सिक्रेशन घटा, एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन घट गया। माइंड इट, आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, जैसे हार्मोन स्टिमुलेट हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। तो एपोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है बहुत ही थिक होता है, बहुत ही मिल्की होता है दोस्तों, है ना, गाढ़ा होता है, मिल्की दूध जैसा होता है, और सिक्रेशन के समय में ये ऑर्डरलेस होता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जब सिक्रेशन इनका हुआ, इसमें कोई गंध नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है। जब इस सिक्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो उस रीजन में जहां पर एपोग्राइन प्रेजेंट होती है, तो वहां पर एक कैरेस्टेटिक ऑर्डर डेवलप हो जाती है दोस्तों, यानी उस व्यक्ति के अपनी खुद की खुशबू, है ना। अब वो कितना मेहनती है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज्यादा मेहनती रहता है, एक ही कपड़ा लगातार गीला रखता है दोस्तों, तो वो बदबू मारने लग जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट हो गए, है ना। याद रखना, ये सिक्रेशन केवल इमोशनल कंडीशन में बढ़ता है। आप अगर इमोशन वहां पर अडॉप्ट हो गए, यानी आपने मान लो किसी के साथ कोई बहुत बुरा कर दिया और आप कोने में आके बैठ गए और एकदम घबरा रहे हो,
अरे यार मैंने तो गाड़ी ठोक दी, तो आज तो पकड़ेगा मारेगा मेरे को, है ना, आप घर भाग के आ गए गाड़ी लेके, पसीने तर उड़े हुए हो, है ना। तो ये इमोशनल कंडीशन में बढ़ता है। आपको खुशी हो गई कि यार देखो यार आज तो ये काम हो गया, आज तो मैं इतना इतना पैसा जीत गया हूं, फलाने जगह ये हो गया वो हो गया, ठीक है, आप देखो आपको पसीना आने लगता है। तो एपोक्राइन ग्लैंड एक्राइन ग्लैंड के जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। याद रखना दोस्तों, एपोक्राइन ग्लैंड इक्राइन ग्लैंड के जैसे कोई भी टेम्परेचर रेगुलेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती दोस्तों, आपको विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। जब वहां पर आपकी एपोक्राइन ग्लैंड इक्राइन ग्लैंड का डिस्टर्बेंस वहां देखोगे, डिफरेंस देखोगे, तो इक्राइन ग्लैंड क्या करती है, आपकी स्किन के ऊपर पोर्स बना देती है, पानी को निकाल देती है। जब आप हवा के संपर्क में आते हो तो ये पानी इवोपरेट हो जाता है, उस पानी में बॉडी की हीट होती है, वो हीट वाष्पीकृत होकर उड़ गई तो आपकी बॉडी से हीट लॉस हुआ, है ना। यही चीज आपको समझने की है दोस्तों, है ना। इसीलिए जो स्वीट ग्लैंड होती है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऊपर नीचे होती रहती है, यानी स्किन के करीब आ गई या स्किन से नीचे चली गई। स्किन के करीब तब आएगी जब गर्मी होती है, स्किन के नीचे कब चली गई, जब ठंड होती है दोस्तों, है ना। जब उसका काम कम होता है वो नीचे चली जाती है, जब काम ज्यादा होता है ऊपर आ जाती है। यही कारण है दोस्तों स्वेटिंग के प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, याद रखना इस बात को, है ना। अब दूसरी बात, जैसे हमने वहां समझा था कि न्यूरोलॉजिकली कंट्रोल होता है, यहां पर एपोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल कैसे होगा, है ना। वो यहां पर भी सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर के द्वारा ये इनर्वेटेड होती है दोस्तों, है ना। सिक्रेटरी एक्टिविटी नर्वस कंट्रोल के ऑर्डर में नहीं होती है, माइंड इट, नर्वस कंट्रोल के ऑर्डर में नहीं होती है यहां पर, और यही कारण है। ये दोनों डिफरेंस याद रख लेना, नहीं तो मुझे मत बोलना मैंने नहीं बताया, है ना। याद रखना, एपोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेशन एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन के सिक्रेशन के कारण हो रहा है, यानी I6 का रोल है, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। यहां पर एपोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन आपकी किडनी के जो एड्रिनल मेडुला, यानी कि याद रखना दोस्तों, एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन यानी नेफ्रिन इपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन मतलब नेफ्रिन, याद रखना दोस्तों, इनके सिक्रेशन के कारण होता है, याद रख लेना, है ना। आईलिड्स की ग्लैंड से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से कान, है ना, उसकी जो ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड से, ये मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड होती है ना, जो आंखों से आंसू निकाल रहे हो आप, है ना। आईलिड्स की जो ग्लैंड्स होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो यहां से बाहर निकलती है ना, वो भी मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स है। मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट की जो ग्लैंड है वो भी मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता कि यहाँ पर S6 का रोल है, यहाँ पर आपको नेगेटिव में जाकर दोस्तों पर्टिकुलर स्वीट ग्लैंड के लेवल पर काम करना है ना। बहुत सिंपल ही मैंने बता दिया आपको कि यहां पर आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है किडनी को, एड्रिनल मेडुला। आप केवल जनरल टॉनिक में D5 में या D4 में S6B को डाल दीजिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा फंक्शन। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि हम यहां पर ये समझ रहे हैं तो इसको प्रैक्टिकल करो, देखो रिजल्ट आपको आ जाएगा, है ना। यहां पर S2C2 या S3C3 को L1 के साथ, है ना, Win1 के साथ Y का ऐड कर दीजिए 200 में, आप देखिए वहां पर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यानी आप यहां पर अगर किसी भी चीज को समझना है तो आपको इस तरह से समझना है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, हर व्यक्ति की स्मेल अलग आती है ना। आप देखते हो जानवरों को सूंघते हैं, है ना, वो स्मेल को सूंघते हैं कि ये मुझे इनवाइट कर रहा है या नहीं कर रहा, या ये मेरी प्रकृति का है या दूसरी प्रकृति का है ना। ये दोनों चीज वहां पर आपको नजर आती है। तो जो फिरोमोन्स होते हैं दोस्तों, ये केमिकल सब्सटेंसेस का ग्रुप होता है। आपकी बॉडी के जो सुगंध होते हैं ये स्पेशल दोस्तों केमिकल सब्सटेंसेस का ग्रुप होता है ना, जो कि एपोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। यहां पर एपोक्राइन ग्लैंड होती है और उस एपोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होता है। कुछ साइंटिस्ट इस सब्सटेंसेस को वहां पर वोम्ब्रोफेरिन्स भी कहते हैं, है ना, वोम्ब्रोफेरिन्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जब ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनवायरनमेंट में सिक्रीट किया जाता है, उसको वहां पर बाहर निकाला जाता है ना, तो इन्वायरमेंट में जब बाहर आएगा तो वो उस व्यक्ति के लिए, उस एनिमल के लिए या उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर बताता है दोस्तों, है ना। उसी स्पीसीज के मेंबर में फिरोमोन्स कुछ बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ठीक है।
वो उसी जाति का होगा तो वो एनिमल या वो मैन वुमेन है ना उसको अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके कहेगा कि यार ये मेरे प्रकृति का है और मैं इससे रिलेटेड यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन या जो चेंजेस है वो प्रोड्यूस करूं, है ना। यही कारण है दोस्तों, जो फिरोमोन्स होता है यूरिन में निकलता है, वेजाइनल फ्लूइड्स में निकलता है ना, मैमल्स में निकलता है, ये सीक्रेट मोस्टली इन लोगों में हमेशा प्रेजेंट रहता है दोस्तों। और इन एनिमल्स में जितने भी बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होता है उनको इन्फ्लुएंस करता है, यानी वो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के लिए उनको वहां पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही कारण है दोस्तों, लोअर एनिमल्स में फिरोमोन्स की डिटेल वेल डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से लोअर एनिमल्स की इस डॉक्यूमेंट्री को आप जूलॉजी के अंतर्गत वहां पर आप देख सकते हो, है ना। यद्यपि ह्यूमन फिरोमोन पूर्ण रूप से स्टडी नहीं किया गया, है ना। जो ह्यूमन का जो खुशबू है, जो बॉडी का स्मेल है, उसका आज तक यहां पर पूर्ण रूप से स्टडी नहीं किया गया, है ना। लेकिन अभी 2-3 महीने लेक्चर पढ़े थे फॉरेन डेलीगेट्स के, उन लेक्चर्स में मैंने यहां पर देखा है दोस्तों कि वहां पर कुछ फिरोमोन्स के बारे में वेल अंडरस्टैंड जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसको डेवलप किया जा रहा है, अर्थात उस पर रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली ये देखा गया कि फिरोमोन जो कि किसी वुमन के एक्सिला से एक्सक्रीट होता है ना, ये एक्सिलर रीजन है, यहां से एक्सक्रीट होता है, वो उस वुमन के साथ रहने वाली या रूममेट, याद रखना दोस्तों, 2 महिलाएं एक ही कमरे में रह रही है ना, तो याद रखना जब ये वुमन के एक्सिला से एक्सक्रीट होता है तो वो वुमन उसके साथ रहने वाली जो रूममेट होती है उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी अफेक्टेड कर देता है ना, याद रख लेना इस बात को, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी वहां पर अफेक्टेड कर देता है। और यही सब्सटेंसेस वोमेरोनेजल रिसेप्टर को, याद रखना आपके नोज के, है ना, वोमेरोनेजल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो पहचाने, यानी आप खुशबू से अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी पत्नी को, अपने जो भी क्लोज है उनको पहचान जाते हो, है ना, ये पहचान जाते हो। तो यही आजकल स्कूलों में यही टेस्टिंग होने लग गई, आप अपने ऑर्गन्स को देखकर पहचानो, है ना, कि आपका बेटा है कि नहीं है, आप खुशबू से पहचानो, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। जो वोमेरोनेजल रिसेप्टर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से डिस्टिंक्ट होता है, बिल्कुल अलग होता है दोस्तों, जो यहाँ से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है ना उससे बिल्कुल अलग होता है, स्पेशली जो फिरोमोन्स की ऑर्डर को डिटेक्ट करता है। अपना जो होता है, जो लगातार आपके साथ में समय व्यतीत करता है, उसके जो फिरोमोन्स होते हैं वो आपको स्पेशल अलग अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, और ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ मेरा फलाना व्यक्ति है दोस्तों। इसीलिए इस रिसेप्टर से जितनी भी इंपल्सेस निकलती है ना, हाइपोथैलेमस में ट्रांसमिट होती है आपके ब्रेन के लेवल पर, है ना, याद रखना, ये भी चैप्टर में बताऊंगा आपको दोस्तों, है ना। जब यहां पर पिट्यूटरी जो गोनेडल एक्सिस होता है, जो पिट्यूटरी ग्लोडन, यहां से पिट्यूटरी हार्मोन जो निकलते हैं गोनट्स यानी आपके ओवरी टेस्टिस के लेवल पर जाते हैं, है ना, उसके माध्यम से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है दोस्तों। ये कारण है, इसलिए 2 रूममेट है ना, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। फिरोमोन्स को ये इफेक्ट जो अन्य इंडिविजुअल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर प्रभाव रखती है दोस्तों, इसे आप डॉर्मिटरी इफेक्ट कहते हो, डॉर्मिटरी इफेक्ट कहते हो दोस्तों, है ना, साइमल्टेनियसली चलने वाला इफेक्ट, है ना। और यही कारण है दोस्तों, बहुत बार ये बहुत मायने रखता है। क्या मायने रखता है? और अभी तक हमने जितना पढ़ा, स्किन का पूरा स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट मैं कल बताऊंगा आपको स्किन का फंक्शन, और स्किन के फंक्शन के साथ आपको बताऊंगा एक, ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। Plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. जी फिरदौस सर, फिरदौस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरदौस सर। सर अपना एक केसेस के ट्रीटमेंट कर रहे थे, फेवराइड प्लस प्रेगनेंसी, तो उसका 3 महीना कंप्लीट हुआ है, तो अपने पास से पूरा कंप्लीट इलाज चल रहा है उसका। तो उनको फैमिली वाले बोले कि कुछ अच्छे हॉस्पिटल में मतलब यानी ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो हम बोले कि जब 9 साल जब प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था तो सब अच्छे डॉक्टर कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त वो सब डॉक्टर खराब हो गए थे। अब मेरा कर्म कंसीव हो गया है, तो अगर डॉक्टर अच्छे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है करवाइए जा करके। तो उनके पास गए थे,
तो एमडी गायनोकोलॉजिस्ट थी, तो उनके पास गए तो बोले कहाँ इलाज कर रहे हैं, तो बोले अभी कुछ भी मैं इलाज नहीं, मैं बोल दिया था उनको कि उनके इलाज के बारे में मत बोलोगे ना तो दवा बंद कर देगा, दवा बंद करने के बाद मतलब कि आपको अपना मेडिसिन दे करके फिर उसको प्रोसेस नहीं करेगा उसमें। तो जी बोला कि अभी मैं इलाज कहीं नहीं करवा रहा हूँ मैं, तो बोला तो बोले नहीं करवा रहे हैं, उसके बाद भी इतना हेल्दी बच्चा कैसा है, ये कैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंट्राम्यूरल फिब्राइड भी था, उसके बाद जी फिब्राइड का भी साइज कम हुआ है और फीटस का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जी तो ठीक है, मैं मेडिसिन ये लिख रहा हूँ, मैं वही मल्टीविटामिन कैल्शियम जिंक ये सब मतलब कि लिख करके दे दिया। वो आया मेरे पास, बोल डॉक्टर साहब ये मतलब कि दवाइयाँ दिया। हम कहे ठीक है, आप उसका फॉलो में रहो, हर महीना चेकअप में जाओ, लेकिन मेडिसिन मत यूज करो, मैं जो यूज करवा रहा हूँ ये यूज करो। अगर जिस दिन अगर डॉक्टर बोलता है कि हाँ फीटस में प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मेरे को बोलना आकर के कि हाँ मतलब कि अब उनको तो जान रहा डॉक्टर के मतलब कि हाँ मेरा मेडिसिन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मतलब जी कि उसको तो जो रहेगा बच्चा को डेवलपमेंटिंग एरिया रहेगा वो तो बताएगा ना वो। तो बोलेगा बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब सही बात है, मतलब कि ये ऐसा मैं कर, ज्यादातर केसेस को मैं ऐसा ही कर रहा हूँ सर मैं। जी बहुत बढ़िया सर। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है, फीटस और प्लस प्रेग्नेंट बच्चा और उसकी माँ दोनों जबरदस्त है, बेड वगैरह भी सही है, सब सही है सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार। थैंक यू सर। जी जी डॉक्टर पवन ग्रोवर सर, पवन ग्रोवर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवन सर। बहुत सब बढ़िया सर, बहुत दिन हो गए थे बात हुए, तो एक्चुअली कोई जी क्वेश्चन होता नहीं है इसलिए बात हो नहीं पाती थी। छोटा जी सा एक फीडबैक था सर। जी एक पेशेंट था सर, टाइफाइड फीवर की हिस्ट्री थी, जी और टाइफाइड फीवर के बाद कुछ मेडिसिन उसको ऐसी दी गई जिसकी वजह से सिर से ऐसे पसीना टपकता था, किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं होता था। जी तो जब इसके लिए फीवर की हिस्ट्री थी, तो अपना जो आल फीवर ड्रॉप है, वो आल जी आल वायरल फीवर ड्रॉप, जी उसको 200 में S3C3 जब मिला के दिया है, पेशेंट ज्यादा मेडिसिन नहीं लेना चाहता था, सिंगल डोज डेली लेने में रिलीफ आ गया। जी तो आज ये टॉपिक चल रहा था, मैंने सोचा ये फीडबैक शेयर कर देता हूँ। बहुत बढ़िया सर, यही चीज तो है ना, देखो प्रूवन करने वाले तो आप और मैं हैं, है कि नहीं? जी जी। इसीलिए तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैंने एक बार आपसे पूछा था कि जी एक पेशेंट है, उसको आई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से, और मोबाइल ज्यादा यूज करता है, गर्मी में रेडनेस आ जाती थी। तो जी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जीटी में अगर S1 हटा के S12 मिला दे, तो आपने यस किया था। मैंने उस जी पेशेंट को जीटी में S1 हटा के S12 ऐड किया और साथ में आरई ऐड किया। तो जी D3 में जब कंप्रेस करवाया है सर, 30 ml की एक बोतल खत्म होते होते वो सारी रेडनेस गायब होगी। इस बार गर्मियों में दिक्कत नहीं है। वाह बहुत बढ़िया सर, शानदार। अब सर इससे आपने ज्यादा मतलब हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, शानदार। हमने तो बस उसको यूज किया सर, वो तो कुछ हमारे पास तो कुछ था नहीं इसका। अरे नहीं सर, थैंक्स। ये चीज नहीं बोला करो। देखो पवन सर, मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग मेरे जैसे बन जाए। मैंने तो अपनी जिंदगी में 20 साल कमियां ही कमियां झेली है, ठीक है। आज भी पैसा अगर कमाता ना तो एमबीबीएस में बीएचएमएस डॉक्टरों को पढ़ा रहा था, मुझे 20,000 रुपए साल मिल रहा था, ठीक है। पर वो गिनती के 15, 20, 50 इससे ज्यादा नहीं होते थे, ठीक है। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया कि यार मतलब नहीं है, इतनी मेहनत करो ना कुछ मिलता नहीं। आज मैं आप लोगों से उससे भी कम कीमत में कर रहा हूँ, तो मेरी कीमत बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे बन जाएं जो एजुकेशन के लेवल पर आए और पूरे एरिया में, अपने अपने एरिया में एजुकेशन दे, अर्निंग भी होगी और एज का भला होगा सर, सबसे बड़ा ये। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सो मच। जसविंदर सर, जसविंदर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक फीडबैक है सर। एक बच्चा था 7 मंथ का सर। जी 3 महीने के बाद बच्चे के आंखों में काफी कीचड़, गिड्ढे और पानी लगातार सर उसकी आंखों में बह रहा था। 3-4 डॉक्टरों को उन्होंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया सर, सिरसा में भी दिखाया, फतेहाबाद में भी दिखाया और सरदूलगढ़ में भी दिखाया। 5 महीने सर बच्चे का ट्रीटमेंट चला लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर अपने पास आए थे सर, मैंने बच्चे को एक सिंपल आई ड्रॉप्स दिया सर, और साथ में पीने के लिए सर S1, C1, P1, L1, YE
D3 में सर उसको मैं दिया 15 ml में 2 ड्रॉप डाल के सर। जी तो 1 ड्रॉप उसको सुबह दिया गया, 1 शाम को दिया गया सर। जी सर अब उस 10 दिन कल आया था बच्चा, बिल्कुल आंखें क्लियर है, कोई कीचड़ नहीं, साफ व्हाइट आंखें हैं और पानी बिल्कुल बंद हो चुका है सर। आपको बहुत बढ़िया आप, सर। सर आपकी कृपा है, जो इतनी बड़ी टक्कर दे रहे हैं सर। सर आपकी बिल्कुल कृपा सर। है, थैंक यू सर। ये फीडबैक देना था, आज आपने आंखों के बारे में बोला था सर, इसलिए दिया सर। जी बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर सी कुमार सर, डॉक्टर आयुष कुमार, सी कुमार सर कट गया आपका। आयुष कुमार, आयुष कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है जो सर उसका राइट साइड में सर सेटिया का पेन है। हाँ इसके लिए सर मैंने S5 सेटिका पेन है, S5 सर, C फॉर S5 C एप्पल फॉर और आरी एप्पल, आरी थर्ड आरी को दो आप, थर्ड में दो, फिफ्थ में दो, 10th में दो, और जो रूट है उसको पहले 30 में दो और उसके बाद 200 में दो। 1.5 महीने में साइटिका ठीक हो जाता है। ठीक है क्या सर? डॉक्टर सी कुमार सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी एक एक फीमेल पेशेंट थी सर, उसको पसीना बिल्कुल नहीं आता था सर। जी गर्मी के दिनों में, लेकिन आज वो क्लियर हुआ सर, आज हमें समझ में आया उसको क्या देना है सर। बिल्कुल, हर चीज को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, टॉपिक वाइज। आप कभी भी मतलब आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, हर समय आप पॉजिटिव रहेंगे। हाँ मैं इसको ये दे रहा हूँ, इसको ये रिजल्ट आ रहा, उसको ये रिजल्ट आ रहा, डेफिनेटली आएगा। जी सर, उस वक्त अगर पूछ लेता तो समझ नहीं पाता, लेकिन आज समझे तो पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। सर बहुत सारी चीजें कुमार सर, आप मैं बता रहा हूँ, आप केवल अपडेट होते चले जाओ, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल खुद निकालना शुरू करो। 1 साल लगेगा, 1 साल बाद किसी से प्रोटोकॉल की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने काबिल हैं कि अपने आप को काबिल कर सकते हैं। ठीक है जी सर, जी सर। जी जी। अनिल राणा सर, डॉक्टर अनिल राणा सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपसे मिल रहे हैं, मैं एक फीडबैक जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। यहाँ पर जो है एक पेशेंट थी लेडी, उसका हस्बैंड मेरे पास आया जी। वो उसकी फैमिली जो है सऊदीया में थी, तो वहाँ वो उसने कहा कि ऐसा मेरी वाइफ को जो है मेरी उसकी उंगलियों में जो है वो पानी चला रहता है, स्किन डिजीज। तो मैंने उसको ये कहा कि आप ऐसे करिए, मुझे व्हाट्सएप से उससे जो है वो वीडियो से दिखवाइए। तो मैंने इधर से जो है वो चेक किया उसका, और फिर सर उसको जो है जो मेरी समझ में, जैसे आपने बताते हैं कि हाँ जी प्रोटोकॉल जो है खुद बनाना सीखिए, या आपने जो थोड़े बहुत जो है जो कुछ भी दे रखे हैं उसके समझ से मैंने दे दिए जी। आपका ये 4 महीने बाद जो है इंडिया में सारी फैमिली आई दोबारा। मुझे है वो 3 दिन पहले उन्होंने कॉल की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, उनको मेडिसिन दे रखी थी है जी। तो मिलने के लिए मेरे पास सारे आ गए, और जो है लेडी आगे सामने उसने सीधे हाथ रख दिए है जी। हाँ। मैं कहा भाई क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं यही तो हम दिखाने आए हैं कि प्रॉब्लम कोई रही नहीं। अब हमने जो है इतना कुछ जो एलोपैथी का जो है वो सब कुछ किया, लेकिन जो है वो नहीं हुआ। हम आपको दिखाने आए हैं बस, बाकी कुछ नहीं है जी। तो सर मुझे तो ऐसा लगा कि सर मुझे तो मेडल मिल गया, आपने मेडल दिला दिया मुझे तो। सर यही तो चीज है, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ईच में यही दिक्कत थी कि आप मुझे बताओ, मेरे को ही खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था आज से पहले। मैं भी कई टीचरों से पढ़ा हूँ, लेकिन उनके पढ़ने के बाद में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वो तो आते हैं, बीमारी बताते हैं, डिजीज का ट्रीटमेंट बता दिया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा, क्या डैमेज हो रहा है, किसका कनेक्शन है, लिंक कहाँ है, कुछ नहीं। आज हम लोग लिंक ढूंढ रहे हैं, और जैसे लिंक ढूंढना सीख गया इलेक्ट्रोमेपेड डॉक्टर, आपको किसी पेटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद पेटेंट हो, आप खुद पेटेंट बना लोगे। ठीक है ना सर? हाँ जी। और आपने जैसे बोला था कि हाँ जी एक को आप ठीक करोगे तो 10 आएंगे, तो उसको जो भेजा था तो एक ज्योतिषी ने भेजा था जी। वो ज्योतिषी के पास हार करके चले गए थे, बताओ जी कि कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कुछ मत करिए, आप लोग उधर जाइए,
पता है कि मुझे जो है वो थ्रोट प्रॉब्लम थी, उन्होंने ठीक कर दी थी, है जी। तो ऐसे जो है वो बस आपके जो है वो गाइडेंस में थोड़ा थोड़ा जो हम धीरे धीरे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बहुत आगे जाएंगे सर, उसमें चेंज होने की जरूरत ही नहीं, बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सर। ऐसे जो है ठीक है जी सर, ओके, थैंक यू जी। सुषमा शर्मा जी, डॉक्टर सुषमा शर्मा। हेलो डॉक्टर सुषमा शर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ये गोरे वाइट लोग होते हैं, इनके अंदर भी जो इतना स्किन कैंसर और ये सब डेवलप होता है, इज इट ड्यू टू मेलेनोसाइट, लो मेलेनोसाइट? बिल्कुल। तो इट कैन बी ट्रीटेड? बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, अभी स्किन कैंसर जब बताऊंगा ना, कैंसर की पूरी सीरीज लेना है हमें, है ना। जब कैंसर की पूरी सीरीज लूंगा ना, तब आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो समझने के हैं। उसके पहले मैं आपको एक पीडीएफ डालूंगा जो हमारे आदरणीय डॉक्टर गुजर सर ने बनाया है ना। मैं वो पीडीएफ डालूंगा कैंसर का, आप केवल उस कैंसर के पीडीएफ की स्टडी कर लो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू सर।